इस कहानी के बारे में एक बात अर्ज करना ज़रूरी है कि ये कहानी 80% हकीकत पर मबनी है। इसके कुछ किरदार अब भी हयात हैं और किसी न किसी अंदाज में बहरहाल जी रहे हैं। इसमें आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। चनारगढ़ के जिस पुरस्कार किले के गिर्द ये कहानी घूमती है वो आज भी अपनी जगह कायम है। ननका इस कदर खबीस और शैतानी क़ुव्वतों का मालिक था कि चनारगढ़ के बुजुर्ग आज भी उसका नाम सुनकर लरज़ जाते हैं। आइए चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की तरफ। ननका के चेहरे पर ऐसी कोई अलामत नहीं थी जिससे खौफ का इजहार होता। वो बड़े इन्हमाक से अपने मंत्र के जाप में पूरी तरह मगन था। जाप शुरू करने के से पेशतर उसने अपने गिर्द एक दायरा खींच लिया था। फिर मरघट की ठंडी राख को बदन पर मलने के बाद वो आसन जमाकर बैठा था। ननका के गलीज होंठ बड़ी तेजी से बुदबुदा रहे थे। उसके चेहरे पर नजर आने वाला सुकून उसकी खुद एतमादी जाहिर कर रहा था। जिस मंडल में वो बैठा था उसमें ऐन उसके सामने दूध का एक छोटा सा कूंडा रखा था। हर तरफ वीरानी और पुरहौल सन्नाटे का राज था। मान करीब झाड़ियों से कुड़ियाले रंग का एक सांप तेजी से बल खाता लहराता नमूदार हुआ। ननका के तमतराक में कोई फर्क नहीं आया। वो बदस्तूर आंखें मूंदे हैरत अंगेज तौर पर एक ही अंदाज में कोई हरकत किए बगैर पत्थर के किसी बुत की मानिंद बैठा अपने जाप में मगन था। घुप अंधेरे और सुनसान रात में वो बड़ा पुरस्कार लग रहा था। कुड़ियाले रंग के सांप बड़ी तेजी से बल खाता ननका की सिमत बढ़ रहा था, लेकिन मंडल के निशान के करीब पहुंचकर वो एक झटके से रुक गया। शायद उसकी छठी हिस्स ने किसी खतरे की बू सूंघ ली थी। वो एक ही जगह पर लहराता और बल खाता रहा। ननका के होठों की जुम्बिश और तेज हो गई, लेकिन उसकी आंखें बदस्तूर बंद थीं। कुड़ियाले नाक के अंदाज में वहशत नजर आ रही थी। किसी खतरे की बू पा लेने के बाद भी वो वापसी के रास्ते पर नहीं पलटा था। एक ही मुकाम पर लहराता रहा। फिर उसने अपना फन 2-3 बार उठाकर जमीन पर मारा। उसके बाद वो कुंडली मारकर बैठ गया और अपनी जबान बार बार मुंह से बाहर निकालकर अपने गुस्से का इजहार करने लगा। कभी कभी वो फिजा में बुलंद होकर लहराने लगता। उसके फन की चौड़ाई बड़ी तेजी से सुकड़ती फिर बढ़ती। उसके अंदाज में वहशत थी। अगर मंडल दरमियान में ना होता तो शायद अब तक वो ननका को डसकर मौत से हमकिनार कर चुका होता। लेकिन शायद वो ननका का कोई आजमूदा मंत्र ही था जिसने नाग को उसके अंदर दाखिल होने से रोक रखा था। जिंदगी और मौत का ये पुरस्कार और हैरत अंगेज खेल खासी देर जारी रहा। ननका जिंदगी के रूप में मंडल में पूरे तमतराक से बैठा अपने आप में मस्त नजर आ रहा था। दूसरी जानिब नाग मौत की शक्ल में ननका को शिकार करने की खातिर बड़े गुस्से से पेचोताप खा रहा था। उसकी लंबी जबान खतरनाक अंदाज में रह रह कर लपलपा रही थी। ननका के होंठों की जुम्बिश मशीनी अंदाज में कुछ देर हरकत करती रही। फिर अचानक उसके होंठों की हरकत बंद हो गई। यकलख्त उसकी आंखें खुल गईं, जिनसे शोले लपक रहे थे। वो पलके झपकाए बगैर एक लम्हे तक नाक को घूरता रहा। फिर उसके होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट फैलकर गहरी होने लगी। नाग बदस्तूर गैज़ो गज़ब की कैफियतों से दो चार था। ननका उस पर नजरें जमाए बैठा पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराता रहा। फिर उसने सीधा हाथ दराज किया, मरगट की राख की एक चुटकी उठाकर हवा में बखेर दी तो नाग का सारा उस गैज़ो गज़ब काफूर हो गया। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने जिस्म को जमीन पर उतार कर लहराने लगा। ऐसा भी क्या गुस्सा मेरे मन मंदिर की रानी, ननका ने नाक पर नजर जमाए बड़े प्यार से कहा। क्या हमारे दरमियान ये तय नहीं हुआ था
कि जीवन में 4 बार तू ननका की ख्वाहिश पर राधिका के सुंदर रूप में सामने आकर दिल लुभाने वाली बातें करेगी। नाग, जो दरअसल नागिन थी, बदस्तूर जमीन पर लहराती रही। अभी तक उसने मंडल की लकीर नहीं पार की थी। तू क्या भूल गई कि ननका ने अपनी जान जोखम में डालकर तुझे बचाया था? अगर मैं ठीक समय पर ना पहुंचकर तेरे जख्मी शरीर का इलाज ना करता तो शायद 100 साल का जीवन प्राप्त करके जून बदलने की तेरी मनोकामना पूरी ना होती। ननका ने ठोस लहजे में कहा, याद कर राधिका, तूने मुझे वचन दिया था कि 4 बार तू भी मेरे काम आएगी। तेरे जीवन के 100 साल पूरे होने का वो आखिरी दिन था जब इस सेवक ने तेरी सहायता की थी। क्या तू इतनी जल्दी अपना दिया हुआ वचन और अपनी कसम भूल गई? आज तो तेरे इस प्रेमी ने तुझे पहली बार आवाज दी है। नागिन बदस्तूर मंडल के बाहर जमीन पर लहराती रही। मैं देख रहा हूं मेरी रानी, तू मेरे पास आने को व्याकुल है। ननका पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराया। मैं जानता हूं कि मेरी आज्ञा के बगैर तू इस मंडल में दाखिल नहीं हो सकती, लेकिन तेरे इस सेवक ने कई जीवन की बहारें देखी हैं। पहाड़ी गुफाओं में, जंगल में बैठक लगाकर बरसों देवी देवताओं को राजी करने के लिए जाप किया है। ऐसी शक्तियां प्राप्त की हैं जो बड़े बड़े जोगी और ज्ञानी ध्यानी भी हासिल नहीं कर सकते। मेरी शक्ति बहुत ज़्यादा है, परंतु मैं ये भी जानता हूँ तेरा असली रूप नागिन का है, जो अपनों को भी डस लेती है। इसलिए मैं तुझे नागिन के रूप में मंडल के अंदर आने की इजाज़त नहीं दूंगा। मेरे करीब आने की खातिर तुझे राधिका का वही रूप धारना पड़ेगा जो तूने 100 साल पूरे होने के बाद पहली बार अपनाया था। नागिन ने ननका का जवाब सुनकर एक बार फिर कुंडली बांध ली, लेकिन फिर अचानक वो निगाहों से ओझल हो गई और अब उसकी जगह एक गुदाज जिस्म वाली हसीन और नौजवान लड़की नजर आ रही थी, जिसने रक्कासाओं का खूबसूरत लिबास पहन रखा था। उसके जिस्मानी नशेब फराज क़यामत थे। उसकी आंखों से दुनिया जहां की तमाम मस्तियां छलक रही थीं। होंठ तराशीदा और गुलाब की पंखड़ियों जैसे थे। कुशादा पेशानी के ऊपर बालों के जोड़े ने उसके हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे। अपने क़यामत खेज वजूद में वो दुनिया की सबसे हसीन औरत नजर आ रही थी। कमसिन, नौजवान और हेजान अंगेज। मंडल से बाहर खड़ी वो ननका को मस्ती भरी खुमार आलूद नज़रों से देख रही थी। फिर ननका की इजाज़त पाकर वो मंडल में लहराती, बल खाती और बिजलियां गिराती दाखिल हुई। ननका की निगाहें उसके वजूद के दिलकश नशेब व फराज पर फैल रही थीं। राधिका, ननका ने उसे बड़े मध्यम सुरों में मुखातिब किया, मुझे पूरा विश्वास था तू अपना वचन नहीं भूलेगी। मुझे याद करने का कारण क्या है? राधिका ने सागर छलकाती नजरों से ननका को घूरते हुए सवाल किया। इतनी जल्दी भी क्या है मेरी रानी? ननका ने सिसकारी भरकर जवाब दिया, अभी तो रात गुजरने में बहुत देर है। फिर राधिका की निगाहों में कैफ और मस्ती के जाम टकराने लगे। क्या तुम अपने प्रेमी की दिल की धड़कनें नहीं सुन रही? ननका ने उसका हाथ थामकर आहिस्ता से दबाया। शरीर की अपनी भी एक आवाज होती है। तुम भूल रहे हो मैं नागिन हूं, जिसका जहर दूसरी सांस आने से पहले ही इंसान को दुनिया के झमेलों से आज़ाद कर देता है। राधिका के लहजे में तमकनत थी, गुरूर, हुस्न का एहसास भी शामिल था। ननका जहर पीने का गुट जानता है। ननका ने उसके जिस्म को ललचाई हुई नजरों से देखा। नहीं, राधिका ने अपना हाथ एक झटके से छुड़ा लिया। मैंने केवल तुम्हारी सहायता करने का वचन दिया था, शरीर का संबंध बढ़ाने की कोई बात नहीं की थी। राधिका,
तुम्हारे शरीर की सुंदरता, तुम्हारी कमल जैसी आंखों की मस्ती और अंग अंग से फूटती हुई केसर और कस्तूरी की महक। ननका, राधिका ने उसकी बात काटते हुए संजीदगी से कहा, तुमने मेरा जीवन बचाने के लिए जो उपकार किया था, मैं उसके लिए तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। मुझे बताओ कि तुमने मुझे किस कारण याद किया है। ननका एक लम्हे को बल खाकर रह गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे संभल कर बोला, किले में जो शाही धन दौलत दफन है, उसे हासिल करने के लिए तुझे मेरी मदद करनी होगी। तुम्हारे मुसल्ले मित्र ने तुम्हारे कहने के अनुसार जिस निर्दोष बालक के मुर्दे का खून हासिल कर लिया है, क्या उसकी सहायता तुम्हारे लिए काफी नहीं है? ननका राधिका के मुंह से शराफत हुसैन की कामयाबी सुनकर खुशी से बेहाल हो गया, लेकिन उसने अपने चेहरे के तासुरात से इसका इजहार नहीं होने दिया। रूखे लहजे में बोला, बालक की आत्मा मेरे दूसरे काम अंजाम देगी। तुम्हें मेरे साथ असल खजाने तक चलना होगा, मेरी रहनुमाई करनी होगी। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम इस जेबधारी खजाने को हासिल करने में सफल हो सकोगे? राधिका ने भी संजीदगी से कहा। ननका ने कभी हार मानना नहीं सीखा। ननका के लहजे में गुरूर और तकब्बुर था। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, राधिका ने सपाट लहजे में जवाब दिया। कल क्या होगा ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि जिस खजाने की तुम्हें तलाश है, उसकी हिफाजत पर शीशनाग और देवी देवताओं के सेवक मुख्तलिफ रूप में पहरा दे रहे हैं। मैं इसके सिवा और भी बहुत कुछ जानता हूँ, ननका ने जहर खुंद से कहा। कठिनाइयों से खेलना और विजय हासिल करना मेरी आदत है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि एक शक्ति और भी है जो कदम कदम पर तुम्हारा रास्ता खोटा करती रहेगी। राधिका ने बड़े वसूख से जवाब दिया। क्या? ननका हैरत से उछल पड़ा। तुम उस बूढ़े बाबा की बात कर रही हो जिसने किले के पास एक कच्चे पक्के मकान में धूनी जमा रखी है? उसकी शक्ति भी महान है, लेकिन मैं किसी और की बात कर रही हूं। कौन है वो? ननका ने सर्द आवाज में पूछा। मुझे बता राधिका रानी, वो कौन है जो ननका से टकरा कर अपनी मौत को दावत देने की कोशिश कर रहा है? मैं उसे देख नहीं सकती, तुम भी नहीं देख सकोगे, परंतु वो तुम्हारे रास्ते का सबसे भारी पत्थर होगा। राधिका रानी, ननका ने अचानक उसे मुश्तबा नजरों से घूरते हुए मायनी खेज अंदाज अख्तियार किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम शीशनाग महाराज के कारण सेवक को जुल देकर भटकाने की कोशिश कर रही हो? नहीं, राधिका ने खुश्क लहजे में कहा। मैं अपने दिए हुए वचन के पालन तुमसे कोई छल कपट नहीं करूंगी। ननका ने फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। चंद सानिया राधिका की आंखों में झांक कर उसके मन टटोलता रहा, फिर पहलू बदल कर बोला, क्या तुम बता सकती हो जो शक्ति मेरा रास्ता खोटा करने की कोशिश कर रही है, वो इस समय कहाँ है? नहीं, मैं इस बारे में भी पूरे विश्वास से कुछ नहीं कह सकती। क्या वो इस रियासत का बासी है? मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा, मैं उसे अभी तक नहीं देख सकी। राधिका ने संजीदगी से जवाब दिया। सिर्फ इतना जानती हूं कि वो तुम्हें आसानी से कामयाब नहीं होने देगा। इससे ज्यादा देवी देवताओं को ही मालूम होगा। शराफत हुसैन के बारे में तुम्हारी क्या राय है? ननका ने पैंतरा बदलकर दरियाफ्त किया। उसकी सुर्ख सुर्ख अंगारे उगलती आंखों में शैतानी कुव्वतों की पुरस्कार रक्स जारी हो गया। वो तुम्हें धोखा नहीं देगा, इसलिए कि उसने अपनी सबसे पवित्र पुस्तक की सौगंध उठाई है। क्या वो खजाना हासिल करने में कामयाब हो सकता है? ननका ने किसी फौरी ख्याल के तहत तेजी से दरियाफ्त किया। खजाने के सिलसिले में कोई यकीनी बात नहीं बता सकती। शीशनाग महाराज से बहुत प्रेम है तुम्हें,
क्यों राधिका रानी? ननका ने इस बार सरसराते अंदाज में कहा। मैं इस बात से भी इनकार नहीं करूंगी, राधिका ने सपाट लहजे में जवाब दिया। ननका की बात सुनकर उसकी कुशादा पेशानी पर बेशुमार आड़ी तिरछी शिकनें उभर आई थीं। उसका खूबसूरत नाजुक और हसीन जिस्म किसी नागिन ही की तरह बल खा कर रह गया था। तुम्हें शीशनाक मुबारक हो, परंतु तुम्हें अपने दिए हुए वचन के अनुसार शाही खजाने तक मुझे रास्ता दिखाना होगा, ननका ने इस बार बेहद संजीदगी से कहा। क्या तुम इस बात से भी इनकार करोगे? नहीं, राधिका ने अपने होंठ काटते हुए सपाट लहजे में जवाब दिया। मैंने 4 बार तुम्हारी सहायता करने का वचन दिया है, इसलिए खजाने तक मैं तुम्हें राह जरूर दिखाऊंगी, परंतु एक बात ध्यान में रखना, मैं किसी ऐसे मामले में तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती जो मेरी शक्ति से बाहर हो। तुम्हारी बातें भी तुम्हारी ही तरह सुंदर हैं। ननका ने एक लम्हे में फिर चेहरे के तासुरात बदल लिए। राधिका के कोमल जिस्म को ललचाई हुई नजरों से देखते हुए बड़े प्यार से बोला, तुम्हें अपने शरीर और उसकी सुंदरता पर तो अवश्य पूरा पूरा अधिकार होगा। ननका, राधिका ने बल खाकर जवाब दिया। एक बात ध्यान में रखना, जिस दिन तुमने मेरे शरीर से खेलने की कोशिश की, मैं अपने दिए हुए वचन से आजाद हो जाऊंगी। प्यास से हलक में कांटे पड़ने लगे तो उसकी भी अपनी ही एक लज्जत होती है। मेरे मन मंदिर की रानी, ननका ने अपने होठों पर जबान फेरते हुए कहा, फिर सर्द आह भरकर बोला, तुम अब जा सकती हो। राधिका ने जवाब नहीं दिया। उसका जिस्म एक लम्हे में कई हिस्सों में मुंतकिम होकर हवा में बिखरा, फिर नजरों से ओझल हो गया। दूसरे ही लम्हे ननका जमीन पर कलाबाजियां खाकर तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों से शोले लपक रहे थे, तेवर बड़े गजबनाक नजर आ रहे थे। चेहरे से गौर व फिक्र के तासुरात नुमाया थे। कुछ देर वो खामोश खड़ा अपनी शैतानी खोपड़ी के अंदर भरी हुई पुरस्कार कुव्वतों को खंगालता रहा, फिर बस्ती की तरफ चल पड़ा। शराफत हुसैन को खून आलूद रूई हासिल किए 24 घंटे गुजर चुके थे, लेकिन ननका ने अभी तक उनसे कोई राब्ता कायम नहीं किया था। इस वक्त भी वो रात गए ड्रेसिंग गाउन में मलबूस कोठी के सहन में टहल रहे थे, जब बस्तु आंखें मलता हुआ उनके करीब आकर खड़ा हो गया। क्या बात है? शराफत हुसैन ने उसे वजाहत तलब नजरों से देखा। तुम अभी तक सोए नहीं? आप भी तो जाग रहे हैं अंकल, बस्तु ने मासूमियत से कहा। क्या आपको भी बबलू की याद आ रही है? बबलू का नाम सुनकर शराफत हुसैन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आप बबलू को यहाँ वापस बुला लें अंकल। बस्तु ने शराफत हुसैन को खामोश पाकर इसरार किया। उसके बगैर मेरा दिल भी नहीं लग रहा है। आ जाएगा हफ्ता 10 दिन में, शराफत हुसैन ने सपाट लहजे में जवाब दिया। तुम्हें तो मालूम है उसकी नानी अलील है, वो माँ के बगैर तन्हा मेरे पास नहीं रह सकता। मैं संभाल लूंगा बबलू को, बस्तु ने बड़े प्यार से कहा। दिन भर उसके साथ खेला करूंगा, उसे रोने भी नहीं दूंगा और दौड़ दौड़ कर उसका सारा काम कर दिया करूंगा। अच्छा ठीक है, तुम फिलहाल जाकर सो, मैं सुबह बबलू की अम्मी से तुम्हारी बात करा दूंगा। मुझे नींद नहीं आ रही अंकल, बस्तु ने दरखास्त की। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ देर बाहर जाकर टहल आऊं। बस्तु, अचानक शराफत हुसैन ने अपनी बेचैनी छुपाते हुए सरसरी अंदाज में पूछा, क्या तुमने ननका का नाम सुना है? क्यों नहीं सुना? बस्तु ने तेजी से जवाब दिया। आबिद अंकल भी उसका तस्करा किया करते थे, लेकिन ननका तो बहुत बुरा आदमी है। फिर आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या बुराई है उसमें? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सभी उसे बुरा कहते हैं। क्या वो कभी तुम्हारे आबिद अंकल से मिला था?
शराफत हुसैन ने यूं ही तस्करा करके दरियाफ्त किया। नहीं, बस्तू ने संजीदगी से कहा। आबिद अंकल तो उसका नाम सुनते ही लाहौल पढ़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा करते हैं, जो आदमी बुरा हो उससे दूर ही रहना चाहिए। शराफत हुसैन ने कुछ सोच कर कहा, अगर ननका कभी तुमसे मिलने या बात करने की कोशिश करे तो फौरन मुझे बताना, मैं उसे डांट डपट करके भगा दूंगा। मैं कुछ देर बाहर जाकर टहल आऊं। बस्तू ने दोबारा बाहर जाने के लिए पूछा तो शराफत हुसैन ने उसे इजाजत दे दी। बस्तू के जाने के बाद शराफत हुसैन का जहन फिर ननका के बारे में जहनी जिम्नास्टिक करने लगा। उसने जो खौफनाक काम शराफत हुसैन को सौंपा था वो मुकम्मल हो चुका था, और अगर ननका पुरस्कार ताकतों का मालिक था तो उसे उसकी खबर भी जरूर हो चुकी होगी। फिर उसने अभी तक मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? शराफत हुसैन खुले सहन में टहलते रहे और ननका की शख्सियत के बारे में सोचते रहे। उन्होंने ननका के कहने पर जो खतरनाक और जानलेवा अमल किया था, उसकी तकमील के बाद अब शाही दफीने की फिक्र भी उन्हें पहले के मुकाबले में कुछ ज़्यादा हो गई थी। उन्होंने इस बात का खदशा भी लाहक था कि कहीं अमल की कामयाबी के बाद ननका उन्हें नज़रअंदाज करके शाही ख़जाने को हड़प करने की कोशिश ना करे। उस वक्त भी उनके जहन में यही ख्याल किसी जहरीले हशरातुल अर्ज़ की तरह कुलबुला रहा था। वो अपने ख्यालों में इस कदर गर्क थे कि अकबी फाटक पर होने वाली दस्तक की आवाज़ सुनकर यकलख्त खौफजदा हो गए। दिल में चोट था, इसलिए एक पल में हजारों परेशान कुन सवालात जहन में उभर कर आपस में गड़मड़ होने लगे। इतनी रात गए कौन आ सकता है? उन्होंने खुद कलामी के अंदाज में कहा। कहीं उस बच्चे के वरसा तो नहीं, जिनकी बेगोरो कफन लाश जो 24 घंटे पहले अंधे कुएं में फेंक आए थे? क्या ननका ने उन्हें फंसाने की खातिर पुलिस से मुखबरी तो नहीं कर दी? पुलिस की तरफ ध्यान गया तो शराफत हुसैन सारी जान से लरज उठे। उनकी पलकों के नीचे अंधेरा छाने लगा। दूसरी बार दस्तक की तेज आवाज सुनाई दी तो वो चौंक उठे, जैसे कोई भयानक ख्वाब देखते देखते आंख खुल गई हो। धड़कते हुए दिल और कांपते हुए कदमों को संभालते वो बामुश्किल दरवाजे तक पहुंचे। बस्तू के जाने के बाद उन्होंने दरवाजा बंद नहीं किया था, वो सिर्फ भिड़ा हुआ था। शराफत हुसैन ने बाहर जाने के बजाय अंदर ही से बड़ी मध्यम आवाज में पूछा, कौन है? मैं ननका हूं सरकार, आपका सेवक। शराफत हुसैन ने ननका की आवाज सुनी तो इत्मीनान का सांस लिया। जल्दी से ननका को अंदर बुलाकर तेजी से फाटक बंद कर दिया। उन्हें खदशा था कि कहीं बस्तू वापस आकर ननका को न देख ले। क्या बात है सरकार? ननका ने हल्के सुरों में पूछा। आप कुछ परेशान दिखाई देते हैं, खैरियत तो है? तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थे? शराफत हुसैन ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए सवाल किया। आपकी कामयाबी के लिए जंगल में बैठा प्रार्थना कर रहा था। ननका ने इस बार कुछ और करीब होकर सरगोशी की। मुबारक हो सरकार, आपने वो चीज हासिल कर ली जो कोई दूसरा नहीं कर सकता था। तुम्हें कैसे खबर हुई? कैसी बातें कर रहे हैं सरकार? ननका ने मायनी खेज लहजे में कहा। चनारगढ़ में कोई सूखा पत्ता भी खड़के तो ननका को खबर हो जाती है। आपका सेवक अपने शरीर पर हजारों आंखें रखता है, कोई चीज मेरी नजरों से पोशीदा नहीं रहती। कहीं तो ये भी बता दूं कि आपने उस बालक को अपना काम पूरा करने के बाद कहाँ ठिकाने लगाया है? जब तुम्हें सब कुछ मालूम हो चुका था तो तुम 24 घंटे से कहाँ गायब थे? शराफत हुसैन ने उसे घूरते हुए सवाल किया। खजाने तक पहुंचने के लिए कुछ और रास्ते भी हमवार करने हैं, मैं उसी चक्कर में लगा हुआ था, ननका ने जवाब दिया। फिर शराफत हुसैन को खुश करने की खातिर बोला,
मुझे पूरा विश्वास था आप बालक वाले अमल में अवश्य कामयाब होंगे, इसलिए सेवक ने आपके साथ गठजोड़ किया था। अब हम बड़ी आसानी से खजाने के बारे में सब कुछ जान लेंगे। मैं अब इस काम में ज्यादा देर पसंद नहीं करूंगा। शराफत हुसैन ने बेचैनी का इजहार किया। क्यों ना हम इसी वक्त अपना काम शुरू कर दें? जवाब में ननका ने बड़ी बड़ी सुर्ख और शैतानी आंखों किसी ख्याल से चमक उठी। एक सानिये के लिए वो शराफत हुसैन को किसी आदम खोर दरिंदे की तरह घूर रहा था, लेकिन दूसरे ही लम्हे बड़ी सरत से केंचली बदल कर अपने गलीज होंठों पर मुस्कुराहट बखेरता हुआ बोला, धीरज से काम लें सरकार। अब हमें खजाने तक पहुंचने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। मैंने देवी देवताओं की सौगंध खाकर आपको अपना मित्र कहा है, तो ये भी बता दूं कि आपने जो रूई हासिल की है उसमें उस बालक की आत्मा भी कैद है जो खजाने का पता देगी, लेकिन उसकी आत्मा को अपने इशारों पर चलाने के लिए अभी मुझे और जाप करना होगा। उसके बगैर बच्चे की आत्मा खजाने का राज नहीं बताएगी। हाँ, अगर आप उस रूई का और कोई चमत्कार देखना चाहें तो सेवक हाजिर है। मैं समझा नहीं। शराफत हुसैन ने संजीदगी से पूछा, दूसरे किसी चमत्कार से तुम्हारी क्या मुराद है? मैं इस वक्त बच्चे की आत्मा को आपके सामने बुलाकर आपकी गुमशुदा फाइल का खोज लगा सकता हूँ। शराफत हुसैन ने इस बात में गर्दन को जुम्बिश देकर अपनी आमादगी का इजहार किया, लेकिन उन्हें ननका की तरफ से इस बात का शुबा भी था कि कहीं वो कोई शोबदेबाजी दिखाकर रूई न हासिल कर ले। उन्हें अब तहसील की गुमशुदा फाइल से कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रह गई थी। वो जल्द अज जल्द खजाने तक पहुंचना चाहते थे, जिसकी खातिर उन्होंने दिल पर जबर करके एक मासूम बच्चे को नमक और पानी से महरूम रखकर मौत के घाट उतार दिया था। वो इस खून आलूद रूई को आसानी से ननका के हवाले करने पर तैयार नहीं हो सकते थे, खा उन्हें जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़ती। चुनाचे कुछ सोचकर बोले, ठीक है, तुम आज इस रूई के जरिए गुमशुदा फाइल के बारे में मालूम कर लो। शाही दफीने का राज अपना जाप मुकम्मल करने के बाद मालूम कर लेना, लेकिन एक बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लो कि मैं चनारगढ़ का नायब तहसीलदार हूँ। अगर तुमने मेरे साथ कोई चालबाजी की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मुझे अगर दगा करना होता तो इसके और भी बहुत से रास्ते से शराफत भाई, ननका ने जख्मी सांप की तरह फनकारते हुए कहा। फिर राधिका की बात याद करते हुए मायनी खेज अंदाज में बोला, मैंने देवी देवताओं की सौगंध खाकर वचन दिया है कि आपसे कोई मकरो फरेब नहीं करूंगा। परंतु एक बात आप भी सुन लें, अगर आपने कभी ननका को जुल देकर नीचा दिखाने की कोशिश की तो मैं भी हाथ पैर हिलाने पर मजबूर हो जाऊंगा। कुछ देर ननका और शराफत हुसैन एक दूसरे से इसी मौजू पर तकरार करते रहे। फिर शराफत हुसैन ननका को लेकर एक खाली कमरे में आ गए। ननका के कहने पर शराफत हुसैन ने उसे खून आलूद रूई का एक मुख्तसर सा टुकड़ा, सरसों के तेल और मट्टी का प्याला फराहम कर दिया। ननका ने प्याले में तेल डाला, फिर रूई की बत्ती बनाकर तेल में भिगोई। उसे प्याले में रखकर रोशन करने के बाद खुद घुटनों के बल बैठकर आंखें बंद की और अपने गलीज लब हिलाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। घुप अंधेरे में चराग की कपकपाती लौ और लरसती हुई रोशनी अजीब पुरस्कार लग रही थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे कमरे में बेशुमार रूहें भटक रही हों। शराफत हुसैन का दिल तेजी से धड़क रहा था। कभी वो चराग को देखते, कभी ननका की सूरत तकने लगते, जिसका मकरू वजूद और स्याह जिस्म चराग की लरसती रोशनी में कुछ और ही भयानक लग रहा था। शराफत हुसैन जैसे दिल गुर्दे का मालिक भी सहमा सहमा नजर आ रहा था। ननका बड़ी देर तक मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदाता रहा। फिर अचानक उसने अपनी सुर्ख सुर्ख आंखें खोलकर दिए की तरफ देखा। शराफत हुसैन ने भी उसकी निगाहों का ताक़ुब करते हुए
रोशन चराग की जानिब देखा तो दम बखुद रह गए। जो मंजर उन्हें नजर आ रहा था वो इंतहाई पुरस्कार और दहशतनाक था। चराग के तारीक हाले के गिर्द उन्हें एक मासूम बच्चे का साया बहुत वाज़ेह तौर पर गर्दिश करता नजर आ रहा था। शराफत हुसैन आंखें फाड़े बच्चे के मुतहर्रिक साए को देख रहे थे। फिर उस वक्त उन्हें अपना लहू रगों में मुंजमद होता हुआ महसूस हुआ जब साए के होंठ हिले और कमरे में पानी 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 की नखीफ और दम तोड़ती हुई आवाज़ उभरने लगी। शराफत हुसैन सारी जान से कांप कर रह गए। उन्होंने उस बच्चे की आवाज़ को पहचान लिया जिसे उन्होंने बड़ी बेदर्दी और बेरहमी से ज़िबा किया था। खौफ की एक लहर उनके वजूद पर छाती चली गई। फिर करीब था कि वो दहशत से चीख उठते कि मां ननका की खुरदुरी आवाज़ तेज़ी से कमरे में गूंजी। शराफत हुसैन ने चौंक कर ननका को देखा जो टिकटिकी बांधे बच्चे की गर्दिश करते हुए बेचैन साए को देख रहा था। तुम पानी के लिए बेचैन हो, मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा, मगर एक शर्त पर। ननका बच्चे के मुतारिक साए से मुखातिब था। नायब तहसीलदार के दफ्तर से एक ज़रूरी फाइल गुम हो गई है। तुम हमें उसका सुराग बताओ, हम तुम्हें पानी देंगे। ननका अपनी बात कई बार दोहराता रहा। शराफत हुसैन ने बच्चे के साए को नज़रों से गायब होते देखा तो उन्होंने पलटकर ननका की सिम देखा जो अपनी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों से बदस्तूर हाले पर नज़र जमाए बैठा था। शराफत हुसैन की नज़रें भी दोबारा चराग पर जम गईं। 10-12 मिनट तक कमरे में पुरहौल सन्नाटा तारी रहा। उसके बाद बच्चे का साया दोबारा नमूदार होकर तारीक हाले की तरफ गर्दिश करने लगा। क्या रहा? ननका ने साये को मुखातिब किया। मुझे अपना वादा याद है। तुम फाइल का खोज बताओ, मैं तुम्हें पेट भरकर पानी दूंगा। गुमशुदा फाइल और कुछ अहम कागजात दफ्तर के एक मुलाजिम के घर में उसके कपड़ों के ट्रंक के अंदर मौजूद हैं। बच्चे के मुतहर्रिक साए की कमज़ोर आवाज़ ने जवाब दिया। फिर वो शदीद तशनगी के आलम में पानी 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 की सदा लगाने लगा। उस आदमी का नाम क्या है जिसने कागज़ गायब किए हैं? ननका ने सवाल किया। उसका नाम आसिम बेग है। बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। फिर पानी 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 की तकरार शुरू हो गई, लेकिन ननका ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर चराग बुझा दिया। चराग बुझते ही कमरे में कर्मनाक सिसकियों की आवाज़ उभरी, फिर तेज़ी से घुटकर रह गई। शराफत हुसैन गुमसुम तस्वीर हैरत बने बैठे रहे। ननका ने उठकर बत्ती रोशन की तो कमरा जगमगा उठा। देखा सरकार आपने इस सेवक का चमत्कार, उसने शराफत हुसैन से कहा। जिस बालक को आपने हलाक किया था उसकी आत्मा खून आलूद रूई में कैद है। इसी व्याकुल आत्मा ने हमें कागजात और फाइल का खोज बताया है। वही हमें खजाने का राज भी बताएगी। तुम अपने 3 रोज वाला जंतर मंतर कब से शुरू करोगे? शराफत हुसैन ने पूछा। शुभ घड़ी देखनी होगी सरकार, ननका ने कहा। हो सकता है मैं कल ही से जाप शुरू कर दूं। आपकी तरह मुझे भी खजाने तक पहुंचने की जल्दी है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि खून आलूद रूई आपके कब्ज़े में है। परंतु एक बात और भी बताना ज़रूरी समझता हूँ। रूई की बत्ती को चराग जलाने के लिए जो मंत्र पढ़ना ज़रूरी है वो ननका के मन में महफूज है। इस जंतर मंतर को पढ़े बगैर अगर आपने चराग रोशन करने की गलती की तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। हमें एक दूसरे से सच्चे मन से विश्वास करना होगा। हमने इसी कारण सौगंध उठाकर एक दूसरे से हाथ मिलाया है। सेवक अब चलता है सरकार, प्रणाम। ननका ने हाथ जोड़कर सलाम किया, फिर गलीज होंठों पर मकरू मुस्कुराहटें बखेरते हुए उल्टे कदमों वापस चला गया। तो शराफत हुसैन उठकर ख्वाबगाह में आ गए। सोने के इरादे से लेटे
तो बच्चे के साए का तस्वुर उनके जहन में नश्तर बनकर चुभने लगा। ननका ने भी यही कहा था कि वो साया कत्ल किए जाने वाले मासूम बच्चे की रूह थी, जो अपनी प्यास बुझाने की खातिर पानी की तलाश में अभी तक दुनिया में भटक रही थी। शराफत हुसैन ने कई बार इस ख्याल से छुटकारा हासिल करके सोने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। फिर अचानक उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे कमरे में वो तन्हा नहीं है, कोई और भी है। इस ख्याल से वो हड़बड़ा कर उठे तो उनकी नज़र बस्तू पर पड़ी, तो दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। तुम? शराफत हुसैन ने किसी वहम से दो चार होकर उसे बहुत गौर से देखा। हाँ, मैं वापस आ गया हूँ अंकल, बस्तू ने कहा। आपकी आवाज़ सुनकर ख्वाबगाह में आ गया। आप शायद मुझे आवाज़ दे रहे थे। मैं तुम्हें आवाज़ दे रहा था? शराफत हुसैन ने उलझे हुए लहजे में कहा। हाँ, आप शायद सर दबाने को कह रहे थे। हाँ, शराफत हुसैन ने ज़बरदस्ती बस्तू की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। मुझे नींद नहीं आ रही है। तुमको अगर जहमत ना हो तो कुछ देर मेरा सर दबा दो। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। कहानी का अगला हिस्सा सुनने के लिए हमारी आइंदा आने वाली वीडियो देखिए।